सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत जापान साझेदारी और व्यापार प्रौद्योगिकी निवेश के नए अवसरों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और पत्रकार अश्वनी श्रीवास्तव। जापान का एक प्रतिनिधि मंडल भारत के दौरे पर है। ये प्रतिनिधि मंडल लखनऊ में 18 से 23 अगस्त तक आयोजित होने वाले यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट सहित कई अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेगा। इस इन्वेस्टमेंट मीट में 200 से ज्यादा जापानी उद्योगपतियों, सीईओ, बिजनेस प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कि हम भारत और जापान के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों और जापानी प्रतिनिधि मंडल की यात्रा पर विस्तार से चर्चा करें, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के बारे में। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? भारत और जापान के संबंध बहुत प्राचीन हैं और बहुत गहरे हैं। जापान में भी बहुत सारे लोग बुद्धिज्म की प्रथा को मानते हैं और उसके लिए वो भारत तीर्थ यात्रा के लिए भी आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमने देखा कि किस तरह जापान ने हमेशा भारत की आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल उन्नति के लिए किस तरह का योगदान दिया है। अगर हम अपने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को देखें तो हम सबको याद है कि 80 के दशक में किस तरह निवेश भारत में आया था और उसने भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर को बिल्कुल बदल दिया। दिल्ली की मेट्रो, उसमें जापान का योगदान रहा। आर्थिक भी उन्होंने ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस भी दिया और टेक्नोलॉजी भी दी। अब आप देख रहे हैं कि भारत में मेट्रो की व्यवस्था है और बहुत तेजी से उसमें प्रगति हो रही है। इसी तरह दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बना रेलवेज का, उसमें भी जापान की ओडीए उनका है, ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम, उससे बहुत मदद मिली। और इस समय पूरा देश आशा कर रहा है कि बहुत ही जल्दी जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन है जो बहुत ही तेज रफ्तार से चलेगी, उसका काम भी बहुत जोर शोर से चल रहा है। उसमें भी जापान की आर्थिक सहायता भी है और टेक्नोलॉजी भी जापान की है। तो इस तरह एक ही सेक्टर की अगर बात करें तो उसमें जापान का बहुत योगदान भारत के लिए रहा है और इसका एक जो भाव है वो मित्रता का है। हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे उनमें सुभाष चंद्र बोस जी का नाम बहुत ऊपर आता है और सब हमें याद है कि किस समय द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी के साथ भारत की तरफ आ रहे थे म्यांमार से, तो उसमें जापान का बहुत सहयोग था। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सुखद यादें हैं और उसमें भारत और जापान की आगे की यात्रा के लिए एक ये बहुत ही अच्छी नींव है और उसके ऊपर एक बहुत अच्छी इमारत भारत और जापान की मित्रता की, सहयोग की और एक दूसरे की मदद करने की इस समय बनाई जा रही है। अब जापान का जो ये प्रतिनिधि मंडल है, ये एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल जो आ रहा है भारत की यात्रा पर, ये उत्तर प्रदेश में एक मीटिंग को अटेंड करेगा जिसमें इस बैठक में राज्य सरकार जो है उत्तर प्रदेश की, उसका मकसद है कि जापानी कंपनियों की व्यावसायिक दिलचस्पी और को ठोस निवेश या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या संयुक्त परियोजनाओं को और बड़े पैमाने में रोजगार पैदा करने में बदलना। आप कैसे देखते हैं इस प्रतिनिधि मंडल की यात्रा को? इस समय भारत जापान का जो सहयोग है, जो मित्रता है, उसका फोकस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इन्वेस्टमेंट पर है। भारत और जापान के बीच में इस शताब्दी में शुरू से ही वार्षिक समिट होती है प्रधानमंत्रियों के बीच में। 2026 में दिल्ली में हुई थी जिसमें जापान की प्रधानमंत्री थाने तकाइशी भारत आई थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निमंत्रण पर। और उसमें और उससे पहले जो मीटिंग हुई थी पिछले वर्ष, ये निश्चय हुआ था कि 10 साल में जापानीज कंपनी 10 ट्रिलियन येन भारत में निवेश करेंगी, जो करीब 60,000 करोड़ करीब संपत्ति है। तो इसमें कुछ काम तो हो चुका है और जब जुलाई की मीटिंग जो हुई थी उसमें 150 जापानीज कंपनियां आई थी और 120 एमओयू उस समय साइन हुए थे जिनकी टोटल निवेश होना था $12.5 बिलियन, $12.5 बिलियन। अब इस समय जो लखनऊ में एक चर्चा होगी, कॉन्फ्रेंस होगी और बातचीत होगी, उसमें भी 150-200 जापानीज कंपनी आ रही हैं और मेरा मानना है कि बहुत सारे एमओयूज वहां पे हस्ताक्षर उन पर होंगे और यूपी की प्रगति बहुत तेजी से इस समय हो रही है। भारत तो विकसित भारत की तरफ बढ़ ही रहा है और उत्तर प्रदेश में जैसे जयवर एयरपोर्ट नया आ गया है, इंडिया
पूरा एक डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। तो तरह तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार प्रयत्न कर रही है कि विदेशी निवेशक जो भारत आए उनके लिए कोई अड़चन न आए और बहुत जल्दी जो भी वो निर्णय लें, जो भी वो निवेश के लिए उनका जो प्रोजेक्ट है, जो सोच है, उसको एक रियलिटी का रूप दिया जाए। एम्बेसडर टायल, अगर हम आंकड़ों पे नजर डालें तो वित्त वर्ष 25-26 में जापान के साथ भारत का कुल व्यापार 27.48 अरब अमेरिकी डॉलर का था, जिसमें 6.04 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात और 21.44 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात शामिल था। 2024-25 में जापान के कुल व्यापार में 1.4% हिस्सेदारी के साथ भारत 18वें स्थान पर रहा, जबकि भारत के कुल व्यापार में 2.1% हिस्सेदारी के साथ जापान 17वें स्थान पर रहा। भारत में जापान का एफडीआई मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल उपकरण, टेलीकम्युनिकेशन, केमिकल, फाइनेंशियल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आया है। भारत में लगभग 1500 जापानी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। आप इस व्यापारिक साझेदारी को और मजबूती करने की संभावनाओं को कैसे देखते हैं, खासकर ऑटोमोबाइल, घरेलू उपकरण, टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्र जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है? इस समय व्यापार भी जितना होना चाहिए, जितना हो सकता है, उससे कम है। निवेश की भी बहुत अधिक संभावनाएं हैं। अभी जुलाई में जब प्रधानमंत्री साने तकाइशी भारत में थी तो कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक जॉइंट डिक्लेरेशन इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर दोनों नेताओं ने अपनाया, एक जॉइंट स्टेटमेंट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर और एक जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ एनर्जी रेजिलियंस पर। तो नया निवेश जो होगा वो लिक्विड नेचुरल गैस स्टॉक पाइलिंग की एक पार्टनरशिप की बात हो रही है। एक जापानीज निवेश ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट ओडिशा में लगने का विचार है, क्योंकि भारत का जो ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन है उसके लिए ग्रीन अमोनिया की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा सेंटर्स में, उसमें काफी निवेश भारत में हो सकता है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की भी बहुत अधिक बात चल रही है कि जापान के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, पर उनको रक्षा के जो इक्विपमेंट उसके निर्यात पर पहले कुछ उसमें रोक थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसको उन्होंने हटा दिया है। फिर क्रिटिकल मिनरल्स के एक नया आयाम खुला है जिसमें कि भारत और जापान बहुत सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय दोनों देश चीन पर बहुत अधिक निर्भर हैं और दोनों देश ये चाहते हैं कि चीन पर ये जो निर्भरता है क्रिटिकल मिनरल्स की, इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स की, वो कम हो। उसके लिए जापान भारत में जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन की भाई क्रिटिकल मिनरल भारत में कहाँ है और उसमें उनको रिफाइन करने में उसमें भी मदद करेगा। और मेडिकल डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल्स, इस पर भी काफी ये देखा गया है कि जो एक्टिव पीआईज, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जो एक्चुअल दवाई होती है, उस पर भी दोनों देश कुछ चाइना पे ज्यादा निर्भर है। तो उसको भी देखा है कि दोनों देशों ने निर्णय किया है कि उसमें एक दूसरे की मदद करके प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। मेडिकल डिवाइसेस, आजकल देखिए अस्पताल में जाएं तो नया नया इक्विपमेंट रोज नजर आता है, रोबोटिक सर्जरी है, तरह तरह के एक्सरे वगैरह है, एनएमआर है एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो अब दोनों देश देख रहे हैं कि नए रास्ते ढूंढे जाएं कि दुनिया जिस तरह प्रगति कर रही है, एक टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने जुलाई में कहा था कि जो मीटिंग उन्होंने की है प्रधानमंत्री साने तकाइशी के साथ, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंडा है। एजेंडा ये है कि कैसे भारत भी ट्रांसफॉर्म, मतलब एक लेवल से दूसरी लेवल, ऊंची लेवल तक पहुंचे, और उसकी जो जड़ में होगा वो एक टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन होगा, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप होगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दुनिया इस समय एक कगार पर खड़ी हुई है, जो एक टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसकी वजह से सब आ रहा है, और भारत और जापान मिलकर 1 और 1 11 होते हैं। और भारत की स्किलिंग, हमारे आईटी के इंजीनियर्स, उनका तो लोहा दुनिया मानती है, और जापान की टेक्नोलॉजी मिलकर बहुत ही अच्छा काम अपने लिए, अपने दोनों देशों के लिए और विश्व के लिए कर सकते हैं। जापान में 100 से ज्यादा भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। क्या आपको वहां भारतीय कंपनियों की मौजूदगी बढ़ाने की संभावना नजर आती है और वो किन क्षेत्रों में हो सकती है?
इस समय भारत की कंपनियां अधिकतर सर्विस सेक्टर में है या सॉफ्टवेयर या फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सब में अधिक है। और मैं समझता हूं कि भारत की कंपनीज वहीं ज्यादा काम कर सकती हैं जहां कुछ ह्यूमन लेबर की आवश्यकता हो, स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता हो, और या वहां की इंडस्ट्री को कुछ सर्विसेज, मेंटेनेंस की सर्विसेज और इस तरह की आवश्यकता हो। पर हमारे जो निवेशक हैं और हमारे कंपनीज हैं, उनको नए नए रास्ते वहां ढूंढने चाहिए जिससे कि भारत भी वहां पे जापान में निवेश कर सके और भारत की कंपनियां भी जापान के साथ, कंपनियों के साथ मिलकर जापान की इकोनॉमिक प्रगति में अपना योगदान कर सकें। अभी जापान में लगभग 59,000 भारतीय रह रहे हैं। आपको लगता है कि आने वाले सालों में ये संख्या और बढ़ सकती है? इसके क्या कारण हो सकते हैं? और दोनों देश जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है उसे कैसे बढ़ा सकते हैं? चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो या हेल्थ केयर का हो, उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं? जापान की जनसंख्या इस समय धीरे धीरे कम हो रही है। वहाँ बर्थ रेट रिप्लेसमेंट रेट से कम है। बहुत एजिंग जनसंख्या है क्योंकि जो लॉन्जेविटी है वो बहुत ऊंची है। और इस सब के लिए जापान की सोसाइटी को जो यंग स्किल्ड, सेमी स्किल्ड वर्कर्स भी चाहिए। उसके बाद हेल्थ सेक्टर में, डे केयर में, एजेड केयर में भी उनको बहुत लोगों की आवश्यकता है। और एक तरफ से तो वो, जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, कुछ रोबोटाइजेशन की तरफ भी बहुत ज्यादा वहां पे जा रहे हैं। पर सर्विस सेक्टर में भी जो अवसर हैं वो भारतीय स्किल्ड और सेमी स्किल्ड और प्रोफेशनल्स जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हैं, उनके लिए बहुत नए अवसर वहां पर खुल सकते हैं। भारत से टूरिज्म जापान अब बहुत बढ़ना शुरू हुआ है और जापान में क्योतो पुराना राजधानी है उनकी, वहाँ बहुत लोग जाते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे बुद्धिस्ट मंदिर हैं। एक नागासाकी के रास्ते में है, टोक्यो में बहुत स्थान है। जापान से भारत लोग बुद्धिस्ट सर्किट पर काफी आते हैं और वाइल्ड लाइफ के लिए भी वो आते हैं क्योंकि वहाँ टाइगर, लायन, इस तरह हाथी वगैरह जापान में नहीं है। तो टूरिज्म का भी बहुत स्कोप है। और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे जिस तरह से भारत में टूरिज्म को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जा रही है, नए नए होटल्स बन रहे हैं और जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया भारत में होती चली जा रही है, एयरपोर्ट अब आप जाएं पूरे भारत में, अच्छे अच्छे एयरपोर्ट हर जगह, छोटी छोटी जगहों पे भी खुल रहे हैं। क्योंकि जापानीज जब आते हैं तो कुछ वो बहुत चाहते हैं कि सब चीज बिल्कुल ठीक चले, स्मूथली चले, और अब भारत उस दिशा में बहुत प्रगति कर चुका है और प्रगति कर रहा है। तो टूरिज्म भी दोनों देशों का बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, मैं समझता हूँ। सर, इस संदर्भ में आप दोनों देशों के बीच स्टूडेंट एक्सचेंज की संभावनाओं को कैसे देखते हैं? देखिए, जापान में यूनिवर्सिटीज में जो भी पढ़ाई होती है वो जापानीज भाषा में होती है। तो वहाँ भारत के विद्यार्थी जाते हैं, स्कॉलरशिप्स पर जाते हैं, पर बहुत अभी संख्या उनकी कम है। पर उसका एक रास्ता ये ढूंढा गया है कि भारत के स्कूलों में और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जापानीज भाषा पढ़ाने के अवसर बहुत बढ़ाए जा रहे हैं। ये भी दोनों देशों के बीच में कुछ एग्रीमेंट करीब 10 वर्ष पहले हुआ था। ये कहा गया था कि करीब 30,000 भारतीयों को जापानीज भाषा में जो अच्छी लेवल की बोल सके उनको ट्रेन किया जाएगा। वो सब कार्यक्रम चल रहा है। जब ये एक रास्ता खोल देगा भारत के विद्यार्थियों को जापानीज यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए भी और रिसर्च के लिए भी। एम्बेसडर टायल, आपने बहुत विस्तार से भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत जापान साझेदारी और व्यापार प्रौद्योगिकी निवेश के नए अवसरों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और पत्रकार अश्वनी श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में